हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स नवंबर महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, चलो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली तानारीरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और उसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, कि Chief Minister Sri Bhupendra Patel inaugurated the Tanariri festival at the Vadnagar and said that Tana and Riri worship the music in the land of the Vadnagar and gifted to the world a legacy of राग and रागिनीज। बराबर ना। पहले तो हम ये ताना और रीरी की बात करेंगे। ताना और रीरी फ्रेंड्स एक दो बहनों थे, बराबर ना। ओके, दो बहनें थे और उसके अलावा ये जो दो बहन थी वो अकबर के ज़माने में थी और ये वडनगर में रहते थे। वडनगर के अंदर, ये वडनगर वही है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बर्थ प्लेस है, राइट। तो ताना रीरी स्मारक यहाँ पे बनाया गया है। ताना और रीरी एक्चुअल में दो बहन थी और अकबर के ज़माने की थी। और अकबर के दरबार में आपको पता होगा तानसेन हुआ करते थे। तानसेन संगीत सम्राट, बराबर ना। तो तानसेन के उस्ताद की मौत पे उनको बहुत बड़ा आघात लगा, बराबर ना। तो उन्होंने उनके विरह में एक राग गाया और उसकी वजह से उनके शरीर में बहुत ज़्यादा आग उमड़ उठी और उनके शरीर में बहुत जलन होने लगी, बराबर ना। वो वीरा में उन्होंने ऐसा राग गाया कि उनके शरीर में जलन होने लगी और वो जलन को मिटाने के लिए, वो आग को मिटाने के लिए, आपको पता ही है कि आग को मिटाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो आग को मिटाने के लिए किसी को मल्हार राग गा के बारिश को लाना था, सिंपल, बराबर ना। उनके शरीर में जो आग लगी थी वो आग को मिटाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो मल्हार राग गा के बारिश को ला सके, बराबर ना। ऐसे व्यक्ति को उसको मिलना था, बराबर ना। तो वो पूरा भारत घूमा लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन अकबर के दरबार में और एक व्यक्ति कि जो वडनगर में आया, वडनगर में वो ये ताना और रीरी को मिला। उसको पता चला कि ये दोनों बहनें मल्हार राग बहुत अच्छी तरीके से गाते हैं और वो जब भी मल्हार राग गाते हैं तब बारिश होती है। तब उसने तानसेन को बताया। तानसेन वडनगर आया और ताना और रीरी दोनों ने मल्हार राग गा के उसकी आग को शांत किया, बराबर ना। तो ये सब सुन के अकबर बहुत खुश हुआ। अकबर ने ताना और रीरी को अपने दरबार में बुलाया, सभी लोगों के सामने दरबार में मल्हार राग गाने के लिए रिक्वेस्ट की। लेकिन ताना और रीरी ने बोला कि हम मल्हार राग माता जी के सामने ही गा सकते हैं, बराबर ना। तो उन्होंने अकबर का जो आमंत्रण था उसका अस्वीकार किया और उसकी वजह से अकबर ने वडनगर के ऊपर आक्रमण करने का सोचा। जैसे उनको पता चला ताना और रीरी को कि अकबर वडनगर के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो ताना और रीरी ने अपनी यहाँ पे जो कुआं था वहाँ पे समाधि ले ली, बराबर ना। तो अकबर के सामने वो नहीं झुके। उनका जो एथिक्स का था कि वो अपने जो मल्हार राग थे वो माता जी के सामने ही गा सकते हैं, कोई दरबार में गाना उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो वो वजह से उन्होंने एक कुएं में समाधि ले ली, बराबर ना। तो ऐसे थे ताना और रीरी बहनें और उनका स्मारक है ये ताना रीरी जो वडनगर के अंदर है, बराबर ना। और हर साल ये जो वडनगर की जो हिस्टोरिक लीगेसी है वो जो म्यूज़िक के अंदर जो दो लेजेंड्स थे ताना और रीरी, बराबर, उनको वर्शिप देने के लिए हम ताना रीरी फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, बराबर ना, वडनगर के अंदर। ओके, Vadnagar has preserved the rich history of Indian heritage for more than thousands years. बराबर ना। This land is such that it nurtures the essence of the dedication and service that has developed here since ancient times. Right? So the legendary artists Tana and Riri rendered the Rag Malhar and through their knowledge brought rain to the quench the flames that tormented the तानसेन, बराबर ना। तो तानसेन के अंदर जो फ्लेम्स, जो आग लगी थी उसको शांत किया बारिश लाके। और बारिश कैसे लाए? राग मल्हार गा के, बराबर ना। ओके, तो यही लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए वडनगर के अंदर म्यूज़िक को बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल ताना और रीरी फेस्टिवल हर साल वडनगर के अंदर आयोजित किया जाता है, बराबर ना, राइट।
उसके अलावा जब भी ये फेस्टिवल होता है तब तानारीरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जो वडनगर के अंदर जो पर्सन्स जो पर्सनालिटी संगीत के अंदर अच्छा प्रदान करती है उनको ये अवार्ड भी दिया जाता है, बराबर ना, राइट। ओके, कि ये जो तानारीरी अवार्ड देना कब स्टार्ट किया, तो जब गुजरात का गोल्डन जुबली ईयर था 2010 के अंदर, इन द मेमोरी ऑफ तानारीरी द तानारीरी अवार्ड वाज इनिशिएटेड टू ऑनर द फीमेल क्लासिकल सिंगर म्यूजिशियंस। Continuing this tradition, the Tanariri Award for the year 2023 was presented to Miss Kankana Banerjee, Dr. Monica Shah and Miss Aarti Ankalikar, बराबर ना। तो 2010 से जब गुजरात का गोल्डन जुबली ईयर था तब से तानारीरी अवार्ड दिया जाता है एक वुमेन क्लासिकल सिंगर को, म्यूजिशियंस को, बराबर ना, फीमेल को ही दिया जाता है जस्ट ये अवार्ड। और इस बार का अवार्ड किसको दिया गया, कंकना बनर्जी, मोनिका शाह और आरती अंकलीकर, बराबर ना, ओके। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट इज फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ preserving and nurturing the such art activities through the rewards under the guidance and inspiration of the PM Modi. The state government has also established a Tanariri Performing Arts College in वडनगर। तानारीरी परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कहाँ पे, वडनगर के अंदर। तो तानारीरी फेस्टिवल का आयोजित करते हैं, तानारीरी अवार्ड्स देते हैं और तानारीरी आर्ट्स कॉलेज का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये दोनों बहनें की याद में जो फीमेल म्यूजिकल आर्ट्स है बराबर उसको बढ़ावा देने के लिए, सिंपल, बराबर ना, ओके। ओके, हमारे नेक्स्ट जो फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये सेंट्रल लेवल पे हुआ था, लेकिन उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, अहमदाबाद के अंदर, बराबर, गुजरात के अंदर ये फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। To celebrate the contribution and achievements of the fisheries and fish farmers and other stakeholders and reinforce the commitment towards a sustainable and equitable development of the fisheries sector, Department of Fisheries, Government of India is organizing the Global Fisheries Conference India 2023 on the occasion of the World Fisheries Day. तो वर्ल्ड फिशरीज डे के ऊपर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2030 का आयोजन किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, बराबर, उसके द्वारा, राइट। कि जो फिशरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कमिटमेंट वो कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको और बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, बराबर ना। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, तो 21 और 22 नवंबर को गुजरात साइंस सिटी के अंदर, जो अहमदाबाद के अंदर है, वहाँ पे उसका आयोजन किया गया, बराबर ना। थीम क्या रखा गया था इस कॉन्फ्रेंस का, सेलिब्रेट द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, बराबर ना, ये उसका थीम रखा गया था, ओके। ओके, Union Minister Sri Purushottam Rupala highlighted that the Department of Fisheries has invited the foreign missions, experts, government officials, think tanks, academia, international organizations, industry associations and other key stakeholders for the conference। तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे हर कोई जो फिशरी सेक्टर के साथ कनेक्टेड है वो सभी लोग इंटरनेशनल लेवल पे इस मीटिंग के अंदर आए थे, बराबर ना, ओके। The Indian fisheries sector has shown a growth of inland fish production, export, aquaculture, particularly inland fisheries that make up for more than 70% of the fish production, with the cumulative efforts from the central, states and beneficiaries in the all the fields, बराबर ना। तो इंडियन फिशरी सेक्टर न केवल प्रोडक्शन के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, एक्वाकल्चर, पर्टिकुलरली इन इंडियन फिशरीज, बराबर ना, तो ये सब के अंदर उसका क्यूमुलेटिव ग्रोथ हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स फ्रॉम सेंटर, स्टेट्स और बेनिफिशरीज तीनों के द्वारा ये एफर्ट्स लगा के फिशरी सेक्टर इतना ग्रोथ कर पाया है, बराबर ना, ओके। The ministry has been focusing on sustainable growth and Global Fisheries Conference India 2023, which provides a platform for all the stakeholders such as the fishers, farmers, industry, coastal communities, exporters, research institutes, investors, exhibitors to come together at the one platform and connect for
एक्सचेंजिंग द आइडियाज इंफॉर्मेशन ऑन रिलीवेंट टेक्नोलॉजीज एंड मार्केट लिंकेज अपॉर्चुनिटीज़, बराबर ना। तो ये फिशरी सेक्टर के अंदर एक ग्लोबल लेवल पे कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया गया, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स है इस सेक्टर से जुड़े हुए वो सभी एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपने आइडियाज़ को नॉलेज को शेयर कर सके, टेक्नोलॉजी को हम बात और इन्फॉर्मेशन को हम शेयर कर सकें और मार्केट लिंकेज अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सके, बराबर ना। इसके लिए एक जस्ट एक ये जो कॉन्फ्रेंस है एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम कर रहा है सभी को मिलाने के लिए, राइट ना। ओके Okay, according to the ministry, the fisheries sector is considered as a sunrise sector and has immense potential for bringing the equitable and inclusive growth by the economic empowerment of the weaker section of the society. The fisheries sector हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इसका ग्रोथ हुआ तो जो हमारा जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होगा, बराबर ना। तो इसका डेवलपमेंट खूब बहुत जरूरी है, राइट। विथ 8% शेयर इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, बराबर ना। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिश प्रोड्यूसर के फ्री फिश प्रोड्यूस करने वाले देशों के अंदर इंडिया का नंबर है थर्ड, राइट ना। दुनिया में जितना भी फिश प्रोडक्शन हो रहा है उसका 8% इंडिया के अंदर हुआ है। सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर इंडिया है, लार्जेस्ट श्रिम्प प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड इंडिया, बराबर ना। तो ऑलरेडी हमारा फिशरी सेक्टर ऑलरेडी डेवलप है, हमको और ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट करना है, बराबर ना। ओके The sector has also been instrumental in providing a sustainable income and livelihood to rupees 3 crore fishers and fish farmers in the country, बराबर ना, राइट। तो 3 करोड़ फार्मर्स और फिशर्स फिशरी सेक्टर से जुड़े हैं, तो अगर इस सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो 3 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था अहमदाबाद के साइंस सिटी के अंदर। सभी सेक्टर इस सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। फिशरी सेक्टर को आगे कैसा डेवलप करना है, किस तरीके से हमको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वो सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। और ऑलरेडी इंडिया फिशरी सेक्टर में डेवलप है, उसको जस्ट और डेवलप करना है, ये मोटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ का, बराबर ना। ओके हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के द्वारा इनोग्रेट किया गया था स्टेट वाइड रवि कृषि महोत्सव 2023 एट द पिराना दसक्रोई, इसके बारे में बात करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल इनोग्रेटेड द स्टेट वाइड रवि कृषि महोत्सव 2023 फ्रॉम पिराना दसक्रोई तालुका इन अहमदाबाद. Along with the state level program in Ahmedabad, the 2-day Ravi Krishi Mahotsav was celebrated in all the 246 talukas, including all 9 talukas of the district. Agriculture Minister Sri Raghavji Patel and Union Minister of the State for the Communications and MP Sri Devashish Chauhan were also present at the state level program in the Ahmedabad. बराबर ना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें रवि कृषि महोत्सव, ये रवि कृषि महोत्सव ये पीएम मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था, बराबर ना। कि नाम से पता चलता है जो रवि पाक है, रवि पाक के अंदर रिवॉल्यूशन लाने के लिए ये महोत्सव लॉन्च किया गया था। तो एक्चुअली ये महोत्सव के दौरान, ये फेस्टिवल के दौरान जितने भी फार्मर्स हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है कि भाई आप किस तरीके से अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, बराबर ना। किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो पहले के कंपैरिजन में, बराबर ना। तो यहाँ पे फार्मर्स को नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, इस महोत्सव के दौरान उनको अवेयर किया जाता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हो, किस तरीके से आपको जो स्प्रिंकल पद्धति है जिसको हम बोलते हैं टपक सिंचाई पद्धति, किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है ताकि आप एफिशिएंट वाटर का यूज़ करके पानी का भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको, बराबर ना। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पे फार्मर्स को नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कम खर्चे में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, बराबर ना, राइट। और बहुत ही कारगर साबित हुआ ये फेस्टिवल जब से ये पीएम मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तब से हर साल ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, बराबर ना। ओके ये जो
महोत्सव है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन एग्रीकल्चर इन द स्टेट वाज कंसीडर्ड मिनिमल। एग्रीकल्चर को हम क्या बोलते थे कि ये तो बहुत ही मतलब पछात सेक्टर है, बराबर ना। ऐसा जब समय था कि एग्रीकल्चर को हम ये मानते थे, तब ये महोत्सव लॉन्च किया गया था, बराबर ना, राइट। फार्मर्स एग्रीकल्चर को छोड़ रहे थे। इट्स सच अ क्रूशियल टाइम द चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ कमिटमेंट टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इनिशिएटेड द एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। उनके द्वारा उस समय पे ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स का आयोजन किया गया, बराबर ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द लैब टू द लैंड इनिशिएटिव ब्रिंगिंग एग्रीकल्चर रिसर्च टू द ग्राउंड and providing its maximum benefit to the farmers, the agriculture festivals initiated since 2005। 2005 से ये फेस्टिवल का आयोजन किया गया। have created a real revolution in the agriculture sector, बराबर ना। in 15 agriculture festivals अभी तक 2 crore farmers have received the guidance and Gujarat has achieved a double digit growth in the agriculture, thereby truly uplifting the sector, बराबर ना। तो ये 2005 से ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अभी तक 15 फेस्टिवल हुए, 2 करोड़ फार्मर्स ने गाइडेंस रिसीव किया इस फेस्टिवल के दौरान, बराबर ना। ओके, ओके। Gujarat hold top position in the country for the groundnut and oilseed production owing to a range of initiatives focused on the agriculture development, बराबर ना। तो गुजरात के इसी इनिशिएटिव्स के माध्यम से गुजरात अभी टॉप पोजीशन पे है इन द कंट्री फॉर द ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर। एडिशनली द स्टेट सिक्योर्स द सेकंड पोजीशन इन द नेशनल सीजेम एंड कॉटन प्रोडक्शन, बराबर ना। तो यही सब स्टेप की वजह से गुजरात आज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टॉप में है, बराबर ना, राइट। State clinches the leading spot in the nation for the cultivation of the crops such as the चीकू, पपैया, ओकरा, पोमेग्रेनेट, अजमो, क्यूमिन, ये सब के प्रोडक्शन के अंदर भी हम लीडिंग स्पॉट पे है। गुजरात सिक्योर द सेकंड पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक द पोमेग्रेनेट, बराबर ना। ही हैज इंटेंसिफाइड दिस कैंपेन प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग टू ओवर 18 लाख फार्मर्स इन द स्टेट विथ मोर देन 8.55 लाख फार्मर्स एडोप्ट द ऑर्गेनिक प्रैक्टिस, बराबर ना। और उसी के बीच में ये जब फेस्टिवल्स 15 साल से हम आयोजित कर रहे थे, तो धीरे धीरे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज़माना आया तो फेस्टिवल्स के अंदर वो भी इंक्लूड किया गया कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, वो भी फार्मर को अवेयर किया गया इस फेस्टिवल्स के दौरान। और 18 लाख फार्मर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और उसमें से 8.5 लाख फार्मर ने तो एडोप्ट भी किया ऑर्गेनिक प्रैक्टिस को, बराबर ना। तो वो ध्यान में रखना है, ओके। तो रवि कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा किया गया, जिसका इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया था, जब पीएम मोदी चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अनाउंस किया है टू कंस्ट्रक्ट अ यात्री भवन एट अयोध्या, अनाउंसमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर, बराबर, इसके बारे में बात करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज यात्री भवन। यात्री भवन का मतलब होता है धर्मशाला, बराबर ना। तो एक लार्ज यात्री भवन एट द रिनोन पिलग्रिमेज साइट ऑफ द अयोध्या, सेंटर ऑफ फेथ ऑफ द मिलियंस ऑफ डिवोटीज विच इज बीइंग डेवलप अंडर द गाइडेंस ऑफ द पीएम मोदी, बराबर ना। तो अयोध्या जो पीएम मोदी जी के गाइडेंस में बहुत डेवलप हो चुका है, वहाँ पे यात्री भवन एस्टैब्लिश करने की बात की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना, राइट, ध्यान में रखना है। Chief Minister Bhupendra Bhai Patel has taken the decision that the Yatri Bhavan will be constructed by the government of Gujarat's tourism department to provide the accommodation and residential facilities to devotees visiting Ayodhya to witness the grand temple of Sri Ramchandra Ji, बराबर ना। यात्री भवन will not only serve as a confluence of the spirituality and tourism for those seeking the darshan of Lord Ram, but also realize the commitment of the Honorable PM in implementing the development task while taking pride in the legacy of our heritage, बराबर ना। तो इतना अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है अयोध्या, ये जो पर्टिकुलर अगर मैं रामचंद्र जी मंदिर की अगर बात करूं तो वहाँ पे बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे लाखों की मात्रा में पिलग्रिम मतलब विजिट करने के लिए आते हैं यात्रालु। तो उनको रहने के लिए सुविधा देने के लिए ये यात्री भवन गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाए। तो बहुत सिंपल न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा यात्री भवन का एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है यूपी के अयोध्या के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा इनोग्रेट किया गया 155 न्यू केंद्रास ऑफ द श्रमिक अन्नपूर्णा योजना थ्रू आउट द स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं। बराबर ना। सबसे पहले तो श्रमिक अन्नपूर्णा योजना क्या है वो देखते हैं। तो श्रमिक अन्नपूर्णा योजना, इसके अंदर में जो श्रमिक लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको है ना एक ई श्रम कार्ड दिया जाता है। इस योजना के अंडर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो श्रमिक्स हैं, उनको ई श्रम कार्ड दिया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई श्रमिक अपना ये ई श्रम कार्ड कोई भी कड़िया नाका के ऊपर दिखाता है जहाँ पे ये अन्नपूर्णा योजना इम्प्लीमेंट की जाती है, तो वो श्रमिक को 5 रुपये के अंदर उसको एक टाइम का खाना मिलता है। और यहाँ पे एक टिफ़िन दिया जाता है, 5 रुपये के अंदर वो टिफ़िन मिलता है खाने के लिए, और एक टिफ़िन में से 6 लोग खा सकते हैं, इतना खाना मिलता है। बराबर ना। ये श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के अंदर, बराबर ना, राइट। श्रमिक को ई श्रम कार्ड बनवाना है, और वो ई श्रम कार्ड अगर वो पर्टिकुलर कड़िया नाका जहाँ पे ये श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का जो बेनिफिट लिया जाता है, जो खाना दिया जाता है, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है श्रमिक लोगों को, वहाँ पे अगर वो ई श्रम कार्ड दिखाएगा तो उसको 5 रुपये में पूरे मतलब एक टाइम का खाना मिलेगा एक टिफ़िन के अंदर, और उस टिफ़िन में से 6 लोग खा सकते हैं। बराबर ना, राइट। तो ऐसे और 155 न्यू केंद्र का उद्घाटन किया गया भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा। बराबर ना, राइट। ये जो श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के लिए जो अंडर में जो खाना जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ऐसे 155 न्यू केंद्र यहाँ पे इनोग्रेट किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। बराबर ना, राइट। ओके। तो जैसे मैंने आपको बात की थी कि श्रमिक अन्नपूर्णा योजना प्रोवाइडिंग द मील्स टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एट अ नॉमिनल रेट ऑफ द 5 रुपी रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट टू दिस प्रिंसिपल्स। बराबर ना। तो यहाँ पे इस योजना के अंदर में 5 रुपये के अंदर मील प्रोवाइड किया जाता है श्रमिक वर्कर्स को। बराबर ना, ओके। अगर मैं श्रमिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र वेर इनिशियली ऑपरेशनल एट द 118 कड़िया नाकास इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द गुजरात in response to the overwhelming demand from the workers and to enhance their convenience, the श्रमिक अन्नपूर्णा योजना कवरेज वॉज एक्सपांडेड। पहले शुरुआत में मात्र 118 कड़िया नाका के ऊपर ही योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर। फिर धीरे धीरे जब वर्कर्स का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगा कि सर्वे के अंदर मालूम पड़ा कि 90% से भी ज़्यादा वर्कर्स को ये खाने का स्वाद अच्छा लगा है, तब ये अन्नपूर्णा कवरेज को और बढ़ाया गया। A total of 273 Kadiya Nakas in 17 districts were selected and 155 new centers were set to be inaugurated। बराबर ना। तो अभी 273 कड़िया नाकास के ऊपर और ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और 155 न्यू सेंटर्स का भी यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। बराबर ना, राइट। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर द कल्याण बोर्ड वुड बी रिसीव अ मील फॉर देयर एंटायर फैमिली। बराबर ना। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कल्याण बोर्ड के अंडर में रजिस्टर्ड है, बराबर ना, वो उनको एंटायर फैमिली के लिए ये ई श्रम कार्ड के माध्यम से इस योजना के अंडर में मील मिलेगा। सिंपल। बराबर ना। अप्रोक्सीमेटली 75,000 वर्कर्स थ्रू आउट द स्टेट वुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव। द चीफ मिनिस्टर पर्सनली विजिटेड द न्यूली एस्टेब्लिश फूड सेंटर एट द वैष्णव देवी एंड शेयर्ड अ मील विद द वर्कर्स। बराबर ना, ओके। ओके। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट अलोकेटेड अ टोटल ऑफ रुपीज़ 1500 करोड़ to provide the accommodation arrangements for more than 3 lakh workers. To enhance the welfare of the workers, the government building and other construction labor welfare board have implemented the 20 schemes. बराबर ना। Additionally, a 25% increase in the wages has been granted to the total of the 2 crore workers by the state government. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो मिनिमम प्राइस है उसके अंदर मिनिमम वेज है वो 25% इंक्रीज़ कर दिया जाए। उसके अलावा उनके लिए स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाए ताकि उनको भूखे पेट ना सोना पड़े। सिंपल। बराबर ना। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1500 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके बेनिफिट के लिए। सिंपल। बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात सीएम श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के द्वारा अभी अनवेल किया गया क्रेस्ट ऑफ इंडियन नवल शिप सूरत, INS सूरत। क्रेस्ट का मतलब होता है जस्ट एक देखो आप एक मॉडल, एक
मॉडल कि भाई ये शिप ऐसा बनने वाला है, बराबर ना। तो एक मॉडल जस्ट डेवलप किया गया है, एक अनवील किया गया है कि आईएनएस सूरत जो अभी 2024 में कमीशन होगा कि वो किस तरीके का दिखेगा, बराबर ना। वो जस्ट एक क्रेस्ट उसका अभी अनवील किया गया है गुजरात सीएम के द्वारा, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो ऑन 6 नवंबर 2023 भूपेंद्र भाई पटेल, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, अनवील द क्रेस्ट ऑफ द आईएनएस सूरत, an indigenous under construction guided missile destroyer of Project 15B at the ceremony conducted under the aegis of the Western Naval Command by गुजरात नवल एरिया इन सूरत गुजरात, बराबर ना। तो सूरत के अंदर एक सेरेमनी का आयोजन किया गया था। वहाँ पे आईएनएस सूरत जो एक ऐसी शिप जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और इस शिप को प्रोजेक्ट 15B के अंडर में बनाया जा रहा है। वो ऐसी शिप का यहाँ पे क्रेस्ट का अनवीलिंग किया गया, सिंपल, बराबर ना। दिस द फर्स्ट कैपिटल वॉरशिप टू बी नेम आफ्टर द सिटी। पहली कोई शिप है जो कोई सिटी के नाम से पहचाना जाएगा, बराबर ना। सिटी ऑफ गुजरात, सॉरी, दिस द फर्स्ट कैपिटल वॉरशिप टू बी नेम आफ्टर द सिटी ऑफ गुजरात। दिस ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट द अनवीलिंग ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वॉरशिप इज हेल्ड इन द सिटी इट हैज बीन नेम आफ्टर, बराबर ना। तो पहली बार गुजरात की कोई सिटी के ऊपर कोई वॉरशिप का नाम रखा गया है आईएनएस सूरत, और पहली बार जो क्रेस्ट का अनवीलिंग किया गया वो उसी सिटी के अंदर किया गया जो सिटी के नाम से ये शिप जानी जाएगी, बराबर ना। ओके ओके, अगर मैं ये क्रेस्ट के बारे में बात करूँ ऑफ आईएनएस सूरत, तो क्रेस्ट ऑफ आईएनएस सूरत फीचर्स उसके अंदर क्या क्या था। तो एक फेमस लाइट हाउस एट हजीरा, जो हजीरा का जो लाइट हाउस है जो बहुत पुराना है, बराबर ना, इज लोकेटेड एट द साउथर्न एंट्रेंस ऑफ द गल्फ ऑफ खंभात। ये जो लाइट हाउस है हजीरा का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, गल्फ ऑफ खंभात है, उसका साउथर्न पार्ट है, साउथर्न एंट्रेंस वहाँ पे लोकेटेड है। ये जो लाइट हाउस हजीरा है ना, लाइट हाउस ऑफ हजीरा, वो 1836 के अंदर बिल्ड हुआ था। इज़ वन ऑफ द फर्स्ट लाइट हाउस इन इंडिया। उसके अलावा एशियाटिक लायन भी इस क्रेस्ट के अंदर शामिल है। द स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात सिम्बलाइज द शिप्स मेजेस्टी एंड स्ट्रेंथ। VVC डिपेक्टिंग द इंडियन नेवीज कमिटमेंट टू मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नेशनल डिफेंस, बराबर ना। तो ये क्रेस्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स है, एक तो लाइट हाउस है हजीरा का, उसके अलावा एशियाटिक लायन का सिंबल है, और उसके अलावा VVC यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं आईएनएस सूरत के बारे में बात करूँ, तो आईएनएस सूरत इज़ अ फोर्थ शिप एंड लास्ट शिप ऑफ द इंडिजिनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स। तो विशाखापट्टनम क्लास के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं प्रोजेक्ट 15B के अंडर में जो बनाया जा रहा है, बराबर, उसमें से ये फोर्थ शिप है और लास्ट शिप है, बराबर ना। इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द इनोवेटिव ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी वेयर इज द शिप्स hull is assembled at the different geographical locations before being integrated at the Mazagon Dock Limited in मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो शिप है ना वो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से बनाया गया है। उसके जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं और फिर उसको असेंबल किया गया है मेजेगन डॉक लिमिटेड जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ पे, बराबर ना, राइट। It is equipped with the latest advancement in the naval warfare technology and combat capabilities, including the indigenous BrahMos supersonic cruise missile, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इंडिजिनियस टॉर्पेडो है या उसके ऊपर, बराबर ना। तो ये जो शिप है ना वो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी के से भरपूर है। उसके ऊपर क्या क्या लोकेटेड है, तो इस शिप के ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, बराबर ना, टॉर्पेडो है। तो एक सभी चीज़ें हैं कि जो एक वॉरशिप के अंदर होनी चाहिए, बराबर ना, राइट। और ये शिप कब कमीशन होगी, 2024 के अंदर प्रोजेक्ट के 2024 के अंदर कमीशन होगी, बराबर ना। प्रोजेक्ट 15B का पार्ट है, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने को चेयर किया फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग विद द ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स, और ये मीटिंग का आयोजन भी गुजरात में किया गया था। तो इस मीटिंग के बारे में बात करते हैं। ओके तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैं, उन्होंने को चेयर किया फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल मीटिंग विद द ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स जैसन क्लेयर
जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ब्रेंडन ओ कॉनर जो स्किल एंड ट्रेनिंग मिनिस्टर हैं, उनके साथ बैठ के को चेयर किया इस मीटिंग को, बराबर ना। मीटिंग वॉज हेल्ड एट द IIT गांधीनगर इन गुजरात ऑन 6 नवंबर 2023। मीटिंग का आयोजन कहाँ पे किया गया था? IIT गांधीनगर के अंदर, राइट। द मिनिस्टर्स रिव्यूड द bilateral cooperation in the education and skilling and agreed to further strengthen the knowledge and skilling partnership for the greater mobility, employability and prosperity of the people in the both the countries। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड करने के लिए MOU साइन हुए हैं। तो ये पार्टनरशिप को रिव्यू किया गया। उसके अलावा ज़्यादा मोबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोस्पेरिटी का डेवलपमेंट हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स के लिए यहाँ पे डिसीजंस लिया गया, बराबर ना। ओके, अगर मैं द मीटिंग इज फोकसिंग ऑन द एजुकेशन एंड स्किल्स एज अ प्रायोरिटी एरिया, हाईलाइट्स द कमिटमेंट ऑफ द PM मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन PM एंथोनी अल्बेनीज टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज ब्रिजेस, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल की बात करूँ तो इट इज़ प्रीवियसली नोन एज द ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल, लेकिन उसको फिर रीनेम किया गया और ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल नाम दिया गया, बराबर ना। 2000 और ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल है ना, वो 2011 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था और उसके अंदर फिर स्किल का कंपोनेंट ऐड किया गया, राइट। ओके, the scope of the Australia India Education and Skill Council was expanded to focus on promoting the internalization, two-way mobility and collaboration in the domain of the education as well as skill ecosystem. For the first time education and skill are being brought under the same institutional forum। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एजुकेशन और स्किल दोनों को एक ही फोरम के अंदर शामिल किया गया है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा टोटल 4 MOU साइन किए गए हैं बिटवीन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दिस काउंसिल, बराबर ना। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये MOU क्यों किए गए हैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन और स्किल को बढ़ावा दी जाए, इसके लिए, बराबर ना। ओके, उसके अलावा इस काउंसिल के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट साइन किया टू इंक्रीज द रिसर्च कोलाब्रेशन। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मेड द ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेर एंड बोथ कंट्रीज एग्रीड टू इंक्रीज द रिसर्च कोलाब्रेशन इन द प्रायोरिटी एरिया इंक्लूडिंग द माइंस एंड मिनरल्स एंड द क्रिटिकल मिनरल्स। The two countries also agreed to have more research in the area of agriculture, mines and minerals, logistics, renewable energy and increase the student and faculty exchange program, dual degree and joint PhD in this area, बराबर ना। तो रिसर्च कोलाब्रेशन बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बराबर ना। ओके, अगर मैं रिसर्च कोलाब्रेशन के ऊपर कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो जेसन क्लेर ने मेंशन किया कि ये पार्टनरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है इन एरिया ऑफ एजुकेशन एंड स्किलिंग एंड नोटेड दैट कि देयर आर अराउंड 450 एग्जिस्टिंग रिसर्च पार्टनरशिप बिटवीन द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन। बोथ मिनिस्टर रीअफर्म दैट देयर जॉइंट कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट द क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन अरेंजमेंट्स अंडर द मैकेनिज्म फॉर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे दोनों मिनिस्ट्रीज ने क्या कमिटमेंट किया है कि वो फॉर एग्जांपल इंडिया की जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया में चलेगी, ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री है इंडिया के अंदर चलेगी। ऐसे जो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस मिलेगा दोनों कंट्रीज़ के अंदर, इसके लिए दोनों कंट्रीज़ के द्वारा काम चल रहा है। और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने मेंशन किया कि इंडिया इज़ वर्किंग ऑन द फेज 3 ऑफ द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाब्रेशन स्पार्क प्रोग्राम एंड प्रायोरिटी एरियाज वुड बी इंक्लूड द जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन द क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एंड अदर म्यूचुअली एग्री प्रायोरिटी एरिया, बराबर। तो इस स्पार्क प्रोग्राम के अंडर में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो फेज 3 के अंडर में काम करें इंडिया इस स्पार्क प्रोग्राम के अंडर में। और प्रायोरिटी एरिया भी कौन सा सेट किया गया है? क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और अदर म्यूचुअली एग्री प्रायोरिटी एरिया को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं बात करूँ कि लास्ट ईयर 2 ऑस्टिन यूनिवर्सिटीज़ को गिफ्ट सिटी के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था और आपको पता था, हमने वो न्यूज़ भी कवर की थी कि डेकिन यूनिवर्सिटी बनी थी फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो गिफ्ट सिटी के अंदर जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। और डेकिन और वुलोंगकोंग ये 2 यूनिवर्सिटीज़ को गिफ्ट सिटी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, बराबर ना, राइट। तो ये जब दोनों कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल, बराबर ना, तभी ये यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश करने की बात चल रही थी, बराबर ना, राइट।
अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करूँ तो पीएम है एंथोनी एल्बेंस, कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? अन्नपूर्णा देवी, डॉक्टर सुभाष सरकार, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। बराबर ना? ओके। आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।